नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में बात की थी, उस विषय को कंप्लीट किया था। आज अपन अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इतिहास, मानव इतिहास का वर्गीकरण। मानव इतिहास के वर्गीकरण की जब अपन बात करते हैं तो मानव इतिहास को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आता है इतिहास, और इतिहास से पहले आता है प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री। इतिहास और प्राक इतिहास क्या होता है? इतिहास और प्राक इतिहास क्या होता है? इतिहास मानव ने जब से लिखना और पढ़ना आरंभ किया तब से लेकर वर्तमान के समय को अपन कहेंगे इतिहास, और इससे पूर्व का समय या इससे पूर्व का काल ये आएगा प्राक इतिहास के अंदर। तो जब से हिस्ट्री कब से मानी जाएगी? जब से मानव ने पढ़ना और लिखना आरंभ कर दिया है, और उससे पहले का समय प्राक इतिहास के अंदर लेंगे। और अगर मैं पाषाण आधार पर यानी पत्थरों के आधार पर वर्गीकरण करूं तो इस काल को अपन तीन भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण काल, उसके बाद में आएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरे नंबर पर आएगा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी आज से लगभग 20 लाख साल पहले, यानी 20 लाख साल पहले जब मानव ने प्रथम बार पत्थर का प्रयोग करना आरंभ किया तो उसे अपन पूरा पाषाण काल के अंतर्गत लेंगे। और नंबर 2 पर आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के समय मानव उन पत्थरों का एक व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और नंबर 3 पर आएगा नव पाषाण काल। ये पूर्ण रूप से सुसंस्कृत मानव बनने की कगार पर आ जाता है, बनता नहीं है, कगार पर आ जाता है। कुछ एक विशेषताएं उस मानव के अंदर कर आ जाती है। तो आज अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मानव इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1 इतिहास और नंबर 2 प्राक इतिहास, जिसे इतिहास को कहते हैं हिस्ट्री, और ये हो जाएगा प्री हिस्ट्री यानी इतिहास से पहले का। इतिहास को अपन किसके अंदर लेंगे? जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक। तब से वर्तमान, जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से लेकर वर्तमान तक का काल कौन सा आएगा? इतिहास के अंदर आएगा। और इतिहास से पहले का, इतिहास से पहले का मानव इतिहास, इतिहास से पहले का जो मानव इतिहास है वो किसके अंदर रखेंगे? प्राक इतिहास के अंदर रखेंगे। तो इतिहास, मानव इतिहास को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। इतिहास जो अपन पढ़ रहे हैं यानी हम कब से पढ़ रहे हैं? जब से मानव ने पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया था, यहाँ पर अपन ये कहेंगे वो इतिहास की श्रेणी में। प्राक इतिहास को अपन कहेंगे इतिहास से पहले का जो मानव इतिहास है उसे अपन प्राक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूँ तो आदि मानव, अगर सीधी सी भाषा में कह दिया जाए तो आदि मानव। और इसी प्रकार अपन पाषाणों के आधार पर यानी पत्थरों के आधार पर वर्गीकरण करें तो तीन भागों में। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पत्थरों के आधार पर अपन मानव को तीन कालों में विभाजित करते हैं। पत्थरों को अपन ने कह दिया पाषाण, पाषाण काल, प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पाषाण, पाषाण यानी क्या होता है? पत्थर के थे। अतः इस काल को पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल क्यों कहा गया? देखो यहां पर औजार मत लिख देना, यहां पर औजार नहीं, उपकरणों की बात करेंगे, यानी सभी प्रकार के औजार उपकरणों के अंतर्गत आते हैं। तो मानव, प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पाषाण से निर्मित थे, यानी पाषाण से बने हुए थे। तो इस काल को अपन ने भी क्या कह दिया? पाषाण काल कह दिया। पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, नंबर 2
मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नव पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों के अंदर, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में मैं अगर बात करूं तो पूरा पाषाण काल का समय रहेगा लगभग 20 लाख वर्ष पहले शुरू, यानी मानव ने पत्थर का इस्तेमाल कब करना शुरू किया? आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले करना आरंभ किया। 20 लाख वर्ष पहले जो मानव ने पत्थरों का इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले उसको ये पता नहीं था कि इस पत्थर का इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है। तो उस काल के पत्थरों की विशेषता क्या हो गई? उस काल के पत्थरों, आपके स्क्रीन पर देखो एक कुछ विशेष प्रकार के पत्थर बताए गए हैं। उनमें 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के जो पत्थर है जो गोलाकार आकृति के, यानी जिस प्रकार पत्थर मिले उसी प्रकार पत्थरों का इस्तेमाल कर लिया। दूसरे प्रकार के जो पत्थर है उनमें कुछ अलग प्रकार के पत्थर है, आगे से थोड़े से नुकीले हैं और पीछे से गोल है। तीसरे प्रकार के जो पत्थर है वो आगे से नुकीले भी है और पकड़ने में आसान भी है। तो अपन इसको यानी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 पर उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर जो पत्थर होते थे गोलाकार, यानी प्रकृति से जैसे अपने को प्राप्त हुए उसी प्रकार पत्थरों का इस्तेमाल होता था। मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर आगे से कुछ भाग नुकीला होता था, लेकिन वो वजनी उतने ही थे जितने निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर थे। बस ये गोलाकार आकृति में थे, उतने ही वजनी थे, और ये उतने ही वजनी थे, आगे से थोड़े से नुकीले हो गए थे लेकिन वजन कम नहीं हुआ था। उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर शिकारी, ये मूलतः शिकारी थे, पूरा पाषाण काल के लोग थे जो मूलतः शिकारी थे। उन्हें अब ये समझ में आने लग गया शिकार करने के लिए हल्के पत्थरों की अपने को आवश्यकता रहेगी। तो इस काल में उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर जो औजार थे या जो उपकरण थे वो आगे और पीछे से नुकीले और हाथ में थोड़े से आसानी से पकड़े जाने योग्य और वजन में इन दोनों काल से थोड़े से हल्के बनाए जाने लगे। आपको समझ में आ गया होगा, पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था। मानव ने पत्थर का प्रयोग करना, उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न काल की विशेषता है जैसे ही प्रकृति से अपने को पत्थर प्राप्त हुआ उसी प्रकार से इस्तेमाल करना। मध्य पूरा पाषाण काल में कुछ नुकीले हुए लेकिन भार में कमी नहीं आई। इस उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर पत्थरों के जो पत्थर अपन जो इस्तेमाल करते थे वो नुकीले भी होते थे, साथ में हल्के भी होते थे। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता है। अगला अपने आता है मध्य पाषाण काल। देखो मध्य पाषाण काल में जो ये हथियार थे वो सूक्ष्म और लघु हो गए। यहाँ पर पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे बहुत ही बड़ा आकृति के होते थे, बहुत वजनी होते थे। यहाँ मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म या लघु पाषाण यानी छोटे हल्के पाषाण हो गए जो आगे से नुकीले और धारदार भी होते थे, यानी सूक्ष्म और लघु भी हो गए और धारदार और नुकीले भी हो गए। तो अपन नंबर 2 पर लिख देंगे धारदार और नुकीले और नुकीले। ठीक है। इस समय जो मानव था आखेटक और संग्राहक बन गया था। मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो क्या बन चुका था? आखेटक यानी शिकारी और संग्राहक, शिकार को अपने पास संग्रह करके भी रखना। इस समय शिकार करने के बाद में वो संग्रह नहीं करता था। आदि मानव था जैसे जानवर शिकार करके जितना खाते हैं वो बाकी खा लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। कच्चा ही भोजन यानी मांस कच्चा ही खाया जाता था। इस काल के अंदर सूक्ष्म और लघु पाषाण बनने लगे, धारदार और नुकीले होने लगे। जो मानव था, मानव, संग्राहक व आखेटक, संग्राहक व आखेटक हो गया। अब इन जो इस काल के अंदर सूक्ष्म और लघु पाषाण मिले हैं उनको किसी लकड़ी की सहायता से औजार बना लिया जाता था, यानी भाले का रूप मध्य पाषाण काल के अंदर होने लग गया। इस काल में सूक्ष्म और लघु पाषाणों को जो नुकीले और धारदार होते थे उन्हें लकड़ी के आगे बांध दिया जाता था और एक औजार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि औजार का सही प्रयोग इसी काल में होना शुरू हुआ।
औजार का सही प्रयोग, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे। शिकारियों के पास में अस्त्र शस्त्र होने जरूरी है, तो इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र बनने भी शुरू हो गए। अब अपन जिस आदिमानव के बारे में बात करते हैं ना, अपने दिमाग में एक आदिमानव का चित्र फिट है, वो यही आदिमानव है। पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था, जो अपने दिमाग में चित्र आ रखा है, वो यही आदिमानव का आ रखा है। देखो शिकार भी करने लग गया, संग्रह भी करने लग गया, समूह में भी रहना शुरू हो गया। समूह में रहना, कंदमूल खाना, कंदमूल भी खाने लग गया। नदी के तट पर रहना, नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर रहने लग गया, समूह में रहने लग गया, तट पर रहने लग गया, कंदमूल खाने लग गया। नदी के तट पर क्यों रहता था, उसको पता है शिकार कभी न कभी पानी पीने के लिए नदी के पास में आएगा और दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपन दूर से ही उसको मार देंगे और भागने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इस काल में खाने के लिए जैसे एक जानवर दूसरे जानवर के पीछे भागता था, लेकिन इस काल में अब वो स्थायी जीवन जीना आरंभ कर देता है। आगे देखो, भोजन पकाना शुरू, इस काल में भोजन को पकाना भी शुरू कर दिया था। और कुछ पात्र किसके, मिट्टी के पात्र भी मिल रहे हैं। ये सारी विशेषताएं किस काल की है, मध्य पाषाण काल की है। इस काल में तो 3 प्रकार के केवल पत्थरों का ही देखा था, निम्न, मध्य, उच्च, 3 प्रकार के पत्थर दिखे थे। इस काल में जो अपने दिमाग में आदिमानव, आपको अगर पूछ लिया जाए मध्य पाषाण काल के बारे में, तो एक आदिमानव की छवि अपने दिमाग में ले आना, सारी विशेषताएं वही है। सूक्ष्म लघु पाषाण किसके लिए, शिकार के लिए चाहिए। धारदार वो नुकीले बना लेता था, यानी कार पर काम करने के बाद में उसी औजार को बार बार इस्तेमाल में लिया जा सकता था। इस समय एक बार इस्तेमाल लेने के बाद में जो औजार वापस काम में लेना संभव नहीं होता था, लेकिन इस काल में वो धारदार और नुकीले बनाने शुरू हो गया, बार बार उसका उपयोग लेने लग गया। संग्राहक व आखेटक बन गया था। औजार का सही प्रयोग, एक भाले जैसा औजार भी उसके पास में प्रयोग के लिए आ गया था, क्योंकि वो एक आखेटक था और आखेटक के लिए औजार का रखना जरूरी है। समूह में रहना, समूह में क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने को जानवरों का शिकार करने के लिए समूह में रहना जरूरी है। कंदमूल खाने शुरू हो गया था, रोजाना शिकार नहीं हो सकता, कंदमूल भी खाना। शिकारी के पीछे भागने के बजाय दिमाग लगाया, क्यों ना नदी के तट के पास में रहा जाए, नदी के तट के पास में रहना शुरू कर दिया। शिकार जो होगा कभी न कभी पानी पीने के लिए नदी के पास में आएगा ही आएगा। भोजन को पकाना शुरू कर दिया, और साथ ही भोजन को पकाना शुरू कर दिया तो अपन ये कह सकते हैं अग्नि का आविष्कार मध्य पाषाण काल के अंदर हो चुका था। पात्र किसके बनाए हुए मिले हैं अपने को, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के पात्र भी काम में लेना शुरू कर दिया। अब अपन आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो मानव था, 2 ही बातें याद रखनी है अपने को, कृषि प्लस पशुपालन। जो मानव था कृषि भी करना शुरू कर दिया और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। यानी पहले ये बराबर थे, कुछ संस्कृति आई और अब एक पाषाण काल की अच्छी संस्कृति अपने पास में आ गई। कृषि कर रहे हैं तो दिमाग में रहेगा एक स्थान पर रहकर ही कृषि कर रहे हैं। अब स्थायी जीवन एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिया था। पशु पालने शुरू कर दिए थे। आखेटक की जिंदगी छोड़ दी थी। आखेटक होते तो वो पशु पालते नहीं, मारते, लेकिन अब यहाँ पर क्या करने लगे, पशु पालने शुरू कर दिए। तो आखेटक की जिंदगी छोड़कर वो कर्षक की जिंदगी के अंदर आ गए। अब वो आखेटक नहीं रहे, एक कर्षक के रूप में जीवन यापन करते हैं। अब अगर नवपाषाण काल के मैं औजारों की और उपकरणों की बात करता हूं तो कौन कौन से रहेंगे, तो कृषि में काम आने वाले सारे औजार, कृषि में काम आने वाले सारे औजार जैसे कुलाड़ी है, हसिया है, ये बनते किसके थे, बनते तो पत्थर के थे, लेकिन कृषि में काम आने वाले औजार बनने शुरू हो गए। देखो कौन कौन से हैं, एक तो है कुल्हाड़ी, एक है हसिया, बंसुला, हथौड़ा, ओखली और सीलोड, जिसमें अपन भी वर्तमान में भी यही काम में ले रहे हैं। तो नवपाषाण का जो मानव था कृषि और पशुपालन करने लग गया, तो स्थायी जीवन जीने लग गया। कुलाड़ी, हसिया, बंसुला, हथौड़ा, ओखली और शिलालोड, ये इसके प्रमुख पत्थर से बने उपकरण। ये सारे, एक बात ध्यान रखना, सारे के सारे किससे निर्मित है, पत्थर से। अपन पाषाण काल में चल रहे हैं, सारी वस्तुएं किससे निर्मित रहेगी, पत्थर से ही निर्मित रहेगी। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक मानव अधिकांश के उपकरण पाषाण से बने हुए थे, इसलिए अपन ने उस काल को ही क्या कह दिया, पाषाण काल। 3 भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहला आया पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। पूरा पाषाण यानी पुराना पाषाण यानी पुराने पत्थर किस प्रकार के थे, जैसे प्रकृति से प्राप्त हुए वैसे ही पत्थरों का इस्तेमाल होना शुरू किया। उसको भी अपन ने 3 भागों के अंदर बांट दिया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। लिख देता हूं, चलो, निम्न, मध्य, उच्च।
निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर जैसा प्रकृति में प्राप्त हुआ वैसा ही औजार इस्तेमाल लिया। मध्य पूरा पाषाण काल में कुछ नुकीले हुए लेकिन भार उतना ही रहा। उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर नुकीले धारदार हो गए और वजन भी उनका कम हो गया। तो यही उच्च पूरा पाषाण काल के बाद में आगे शुरू हुआ मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर क्या हो गए, धारदार नुकीले तो उतने ही रहे लेकिन उनकी जो साइज थी वो छोटी कर दी, यानी और हल्का बना दिया। और हल्का बनाने से मतलब क्या हो गया, शिकार दौड़ रहा है तो पीछे से फेंक कर उस पर वार किया जा सके। तो यहाँ पर सूक्ष्म और लघु पाषाण बनने लगे। सूक्ष्म और लघु पाषाण के साथ साथ में धारदार और नुकीले वो तो इसी काल के अंदर हो गए थे। मानो अब संग्राहक और आखेटक तो पहले भी था लेकिन अब आखेट को संग्रह यानी जो शिकार मिला है उसको अपने यहाँ पर संग्रह भी करने लग गया। औजार का सही प्रयोग समझ गया था। अब वो इन छोटे और सूक्ष्म जो प्रकार के पाषाण है उसे भाले के रूप में पीछे लकड़ी लगाकर उसको बांध कर भी इस्तेमाल करने लग गया। समूह में रहना शुरू कर दिया था। कंदमूल खाना शुरू कर दिया नदी के तट पर, क्योंकि भागने की जरूरत नहीं है। कभी न कभी पशु है जो पानी पीने के लिए यहाँ पर आएगा ही आएगा। भोजन पकाना शुरू कर दिया, अग्नि का आविष्कार हो गया। पात्र किसके हो गए, मिट्टी के हो गए। ये सारे जो मुख्य फैक्ट थे वो है मध्य पाषाण काल के। इससे भी सुसंस्कृत होकर आया नव पाषाण काल के अंदर। यहाँ पर स्थायी जीवन नहीं जी रहा था। आज झोपड़ी यहाँ है तो कल कहीं और होगी, लेकिन अब धीरे धीरे वो स्थायी जीवन यापन करना शुरू कर दिया। स्थायी जीवन अपने को कैसे पता चलता है, क्योंकि दो कार्य स्थायी जीवन के बिना संभव नहीं है। कृषि तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पर कृषि और पशुपालन उसने शुरू कर दिए थे। अब कृषि और पशुपालन किया तो जो औजार और उपकरण होंगे वो भी कृषि और पशुपालन में काम आने वाले होंगे। पाषाण काल है, होंगे तो पत्थर के लेकिन कृषि में काम आने वाले। देखो कौन कौन से, कुल्हाड़ी है, हसिया है, बंसोला है, हथौड़ा है, या अपन और भी कह सकते हैं घरेलू जो उपकरण थे जैसे ओखली है, शिला लोड है। इस प्रकार के घरेलू उपकरण भी किससे बनने लगे, पाषाण से बनने लगे। तो ये था आपके पाषाण काल। अब अपन आगे देखते हैं पाषाण काल के अंदर अपने को ये जानकारी कहां से प्राप्त हुई। पाषाण काल वाले लोग लिखते तो नहीं थे, ये तो आज अपन भी यही जानते हैं। उस काल में लेखन जो था वो नहीं था। जो सबसे पहले अपने को लेखन मिला है वो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। उसको भी वर्तमान में अपन नहीं पढ़ पाए हैं। तो इस काल में तो अपन ये कह सकते हैं लेखन तो था ही नहीं। जब इतिहास का लेखन ही नहीं था तो उसे अपन प्राक इतिहास में लेकर आए। लेकिन अपने को कैसे पता चला इस काल के अंदर क्या क्या होता था। इस काल में लेखन कला तो नहीं थी लेकिन चित्रकला शैली थी। तो अपन ये कह सकते हैं चित्रकला शैली का उद्भव हो गया था और अपन उन्हीं चित्रों के आधार पर कह सकते हैं पूरा पाषाण काल के लोग इस प्रकार के थे और ये कार्य करते थे। देखो पाषाण काल की है जो आपके चित्रकला के जो प्रमुख क्षेत्र है उनको एक बार अपन देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपके भीमबेटका। बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है। कहाँ पर आ रखी है, एमपी के अंदर आ रखी है। एमपी की भीमबेटका की गुफाएं हैं, पाषाण काल के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा नंबर 2 पर जब भी अपन गुफाओं की चित्रकला की बात करेंगे तो दिमाग में सबसे पहले आता है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। हालांकि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के चित्र आए थे लेकिन इसमें भी पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। नंबर 3 अपन लेंगे राजस्थान से। राजस्थान से भी बहुत सारे क्षेत्रों में पाषाण काल के अपने को चित्र प्राप्त होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्षेत्र है चंबल का घाटी क्षेत्र। चंबल के घाटी क्षेत्र से अपने को पाषाण काल के चित्र प्राप्त हुए। रावत भाटा, याद रखने का तरीका देखो, भाटा का मतलब होता है पत्थर के काल के चित्र अपने को प्राप्त हुए, रावत भाटा। नंबर 3 पर आता है विराटनगर। नंबर 4 पर आता है हरसोरा। नंबर 5 पर आता है बारा। नंबर 6 पर आता है आलनिया विलासनगर। ये सारे क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर जो पाषाण कालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलो अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पाषाण कालीन चित्र अपने को कहाँ से प्राप्त हुए, 2 को तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे पहले आएगा भीमबेटका की गुफाएं, कहाँ पर है, एमपी के अंदर मिली है। नंबर 2 अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ मिली है, महाराष्ट्र के अंदर मिली है। और राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं,
चंबल घाटी क्षेत्र है, रावतबाटा, विराटनगर, हरसोरा, बारा और अरण्य विलास नगर, ये सारे क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण कालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बाद में मानव होता है सुसंस्कृत हो जाता है और एक स्थान पर रहना तो पहले शुरू कर देता है, अब वो स्थायी बस्तियों को बसाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे एक संस्कृति का विकास होता है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति के रूप में। वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।